बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए मैं जूही के फ्लैट से काफ़ी दूर निकल आया था। इक्का दुक्का राहगीरों को देखकर मुझे गलियों में अजनबियत का एहसास नहीं हो रहा था। मैं मटर गश्त के अंदाज में टहलता हुआ दाएं बाएं के राहगीरों को गहरी नज़रों से देखता जा रहा था। राहगीरों में इक्का दुक्का के साथ लड़कियां भी नजर आ रही थीं। मैं गली के आखिरी सिरे पर एक पुलिस वाले को देखकर एक छोटी गली में मुड़ गया। वो गली आगे जाकर रोड पर निकली। रोड पर सफ़र करना तो गलियों की निस्बत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन मैंने वापस जाना मुनासिब न समझा। रोड पर मैं थोड़ी ही दूर गया हूँगा कि एक बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। रात के इस वक्त अकेली लड़की को देखकर मुझे अचंभा सा हुआ। वो सुर्ख कलर की साड़ी में मलबूस एक कबूल सूरत लड़की थी। मेरे करीब पहुंचने पर बजाय उसने दाएं बाएं या नीचे देखने के, जो कि अमूमन औरतों की फितरत है, बराह रास्त मेरी आंखों में झांकना शुरू कर दिया। मुझे उसकी आंखें अजीब सी किस्म की दावत देती हुई महसूस हुईं। मेरा वास्ता अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कभी भी गलत किस्म की औरतों से नहीं पड़ा था, लेकिन उसको देखकर बेसाख्ता मेरे जहन में किसी काल गर्ल का ख्याल आ गया और मैं उससे चंद कदम ही आगे बढ़ा हूँगा कि मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई जब उसने मुझे पीछे से पुकारा, बाबू रात के लिए साथी चाहिए। उसकी खुली ढुली दावत सुनकर एक बार तो मेरे कानों की लोएं तक गर्म हो गईं और मैंने चाहा कि अपने कदमों को तेज करके वहां से निकल जाऊं, मगर फिर रात गुजारने के ख्याल ने मेरे कदमों को रोका और एक फैसले पर पहुंचकर मैं उससे मुखातब हुआ। जगह का बंदोबस्त हो जाएगा? वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, मगर फिर बोली, हो जाएगा, मगर उसके लिए अलहदा पैसे देने होंगे। मंजूर है, मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, मगर राजदारी शर्त है। वो तो आप ना भी कहें वो होगी। ये कहकर वो मेरे करीब आई और मेरा हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार हो गई। बिल्कुल सर्द और जज्बात से खाली लम्स था। मुझे थोड़ी देर पहले होने वाली जूही के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई। उसके होंठों की हिद्दत अभी तक मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अगर रेट तय कर लेते। उसके साथ चलते हुए मैं घटियापन की हद क्रॉस करते हुए बोला। आम हालात में कभी भी इस किस्म की घटिया बात मेरे मुंह से ना निकलती, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे इस रूप में ढलना पड़ा, वरना औरत की इज्जत तो बचपन से ही मुझे सिखाई गई थी। माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसे मुकद्दस रिश्तों के अलावा मैं औरतों के किसी और रूप से वाकिफ नहीं था। ये तो अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद मुझे पता चला कि मर्द की अयारी ने औरत को कई किस्म के भेस बदलने पर मजबूर कर दिया और इस फूलों सी नज़ाकत और शबनम के कतरों जैसी पाकीज़गी रखने वाली सिन्फ को इतना पस्ती में गिरा दिया कि इससे ज़्यादा पस्ती का तसव्वुर नामुमकिन है। गो इस जुर्म में औरत भी मर्द के साथ शरीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा हाथ मर्द का है और औरत को इसकी सादगी ने इस जुर्म में मुलव्विस कर रखा है। शायद कुछ सामीन को मेरे इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो। बहरहाल ये मेरी अपनी सोच है और इख्तलाफ रखने वाले इख्तलाफ रखने का हक रखते हैं। 200 और 50 कमरे के कमरा होटल का होगा। मैं बेइख्तियार रुक गया क्योंकि इस सूरत में मुझे अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया। न नहीं, मेरा अपना घर है, वो जल्दी से बोली। और कौन कौन है इस घर में? मैं मुतमिन होकर फिर उसके साथ चलने लग गया। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो सर्द लहजे में बोली। आपके लिए इतना काफ़ी है कि हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। सॉरी, उसके लहजे की नागवारी महसूस करके मैं बेसाख्ता बोला। असल में मेरा इरादा है कि मैं पूरी शब ही आपके यहाँ गुजारूं और मुआवजे में 250 के बजाय 500 रुपये देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं पूरी शब आपका साथ नहीं दे सकूंगी। इतने ज़्यादा मुआवजे का सुनकर उससे इनकार न किया गया। मुझे सिर्फ आराम के लिए जगह दरकार है। मैंने अपनी बात की वजाहत की। फिर ठीक है, वो मुतमिन हो गई। मैं उसके हमरा टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरता एक बोसीदा सी बिल्डिंग के अहाते में दाखिल हुआ। उसकी इमारत 3 मंजिला थी। वो मुझे दूसरी मंजिल के एक पुराने से फ्लैट के सामने लाई और बेधड़क दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। मैं भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। उस फ्लैट की हालत जूही वाले फ्लैट से बहुत खस्ता थी, लेकिन इन दोनों फ्लैटों के रकबे में कोई ख़ास फ़र्क मुझे नज़र न आया। ये फ्लैट भी 3 छोटे कमरों और किचन बाथरूम पर मुश्तमिल दिखाई दिया, जिसमें दाखिली कमरा लाजमन ड्राइंग रूम था। इसमें 2 पुरानी सी चारपाइयों के अलावा और कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मुझे नज़र न आई।
वो मुझे लेकर एक अंदरूनी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में एक ही चारपाई पड़ी थी और इसकी हालत बाहर वाली चारपाइयों की निस्बत बेहतर थी। चारपाई पर एक फूलदार चादर भी बिछी हुई थी। ये वो वह चीज़ थी जो इस फ्लैट में मुझे साफ सुथरी दिखाई दी। बैठे, उसने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा और मैं आराम से चारपाई पर बैठ गया, जबकि वो मुंतजिर नज़रों से मेरी जानिब देखने लगी और फिर मेरी जानिब से कोई हरकत ना होती देखकर बोली, मेरा ख्याल है आपका ये पहला मौका है। और मैं उसके अंदाजे पर हैरान हो गया। आपको कैसे पता चला? वो आहिस्ता से हंसी। मुझे इस तरह पता चला कि आपने अभी तक तय की हुई रकम अदा नहीं की। रकम अदा नहीं की? मैंने हैरानी से पूछा। क्या मतलब है आपका? मैं कोई भागा जा रहा हूँ? भागने की बात नहीं है बाबू। औरत वह जिन्स है कि खरीदार के हवाले होने से पहले अपना मुआवजा वसूल करती है। ओह सॉरी, मुझे वाकई मालूम नहीं था। मैं कोट की अंदरूनी जेब से 500 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला और उसने चुपचाप पैसे वसूल करके कहा, मैं अभी आई। उसके कमरे से निकलते ही मैं चारपाई पर लेट गया। पता नहीं ये चारपाई कितने राजों की अमीन थी और नामालूम कितने मर्द यहाँ पर अपनी जवानी लुटा चुके थे। मुझे इस चारपाई पे करहत सी महसूस हुई। मैं बेख्तियार उठ बैठा। चंद लम्हों बाद ही वो आन मौजूद हुई और आते ही बोली, बाबू आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, इसके बाद मैं आपके पास से चली जाऊंगी। इस 1 घंटे के दौरान आप मेरी हर बात मानने की मजाज हैं, है ना? मैंने पूछा। बिल्कुल, वो मध्यम लहजे में बोली। अच्छा तो फिर इधर आओ बैठो। मैंने इसे करीब बुलाया और करीब आकर बिल्कुल वो मेरे साथ लगकर बैठ गई। थोड़ा सा उधर हो जाओ, मैंने उसे अपने से करीब से दूर करते हुए कहा और वो बेसाख्ता पीछे होकर बैठ गई। तुम्हारा नाम? मैंने इत्मीनान से पूछा। बाबू आप अपने काम से काम रखें, वो तल्ख होते हुए बोली। अपना मतलब पूरा करें और मुझे जाने दें। अपना मतलब ही पूरा कर रहा हूँ ना, मैं मुस्कुराते हुए बोला। आप खुद तस्दीक कर चुकी हैं कि आप 1 घंटे के दौरान मेरी हर बात मानने की मजाज होंगी। बात मानने से मेरी मुराद वगैरह छोड़ो, मैंने कतई कलामी की। अपना नाम बताएं। शर्ला, वो झुलाकर बोली। शादीशुदा हो? हाँ, शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा पति टैक्सी चलाता है और अपनी ज्यादातर आमदनी शराब नोशी की नजर कर देता है। मेरा बच्चा सख्त बीमार है। डॉक्टर ने इलाज के लिए 10,000 की रकम तलब की है। इसी रकम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते से कोशा हूँ और अभी तक बामुश्किल 2,000 जमा कर पाई हूँ। बस या और कुछ? वो तेज लहजे में बोली। अब जल्दी करो ताकि मैं अपने बच्चे के पास जा सकूं। ये कहकर उसने खड़े होकर अपनी साड़ी के बल खोलने शुरू कर दिए। वो भरे भरे जिस्म की एक कबूल सूरत औरत थी और किसी भी मर्द के लिए उसको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल था, मगर मैं एक तो उस लाइन का बंदा नहीं था और दूसरे हालात ने भी मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि इस किस्म की अय्याशी का मुतहम्मिल हो सकता। क्या कर रही हो? मैं बुखलाकर खड़ा हो गया और उसको हाथों से पकड़कर चारपाई पर धकेल कर बिठा दिया। बाबू तुम्हारा मकसद क्या है? वो हैरानी से मेरी जानिब देखते हुए बोली। तुम्हारा खामद इस वक्त कहाँ होगा? मैं उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला। पड़ा होगा किसी शराब खाने में बेहोश। वो नफरत से बोली। बस शादी करने और बच्चा पैदा करने का शौक था। कब वापस आएगा? मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर बोला। भगवान जाने, कोई मुकर्रर टाइम तो है नहीं। अच्छा ठीक है, कोई रज़ाई कंबल या गर्म चादर वगैरह हो तो मुझे ला कर दे दो और इसके बाद आप अपने बच्चे के पास जा सकती हो। क्या मतलब? वो हैरानी से बोली। मैं समझी नहीं। समझने को छोड़ो और जो कहा है वो करो। तो क्या आप? हाँ, मुझे बिल्कुल तुम्हारी हाजत नहीं और मैं सोना चाहता हूँ। मैंने उसे बात पूरी ना करने दी। क्यों? क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है? उसका औरतपन अपने ठुकराए जाने को बर्दाश्त ना कर सका और वो गुस्सीले लहजे में बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जल्दी से बोला। मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए था, वरना आप तो इस काबिल हैं कि मैंने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? रकम तो आपने यूं भी अदा कर दी है। वो मुझे उकसाते हुए बोली। फिलहाल तो मुझे कोई हाजत नहीं है, मैं इससे जान छुड़वाते हुए बोला। अलबत्ता रात के तेरी ज़रूरत हुई तो बुलवा लूँगा और मैं उस वक्त ना आ सकी तो फिर मेरी किस्मत। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वो चारपाई से खड़े होते हुए बोली। और हाँ, आप पहले मर्द हैं जिसको मैं अपने घर लाई हूँ।
اس لیے صبح سویرے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا۔ ویسے میرا پتی 9-10 بجے ہی گھر واپس آتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی واپس آ سکتا ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ وہ میری ان کارروائیوں سے ناواقف ہے۔ بات سنو۔ وہ جیسے ہی اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے مڑی، میں نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی۔ شاید اس نے میرے پکارنے کا کوئی اور مطلب سمجھا تھا۔ اگر تم واقعی کسی مجبوری کے تحت اس گندگی میں ملوث ہوئی ہو تو فکر نہ کرو، صبح مجھ سے اپنے بچے کے علاج کے لیے جتنی رقم چاہیے ہو لے لینا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم اتنی رقم مجھے کیوں دو گے؟ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ نہیں، تم مجھے اتنی رقم بغیر کسی غرض سے کیوں دینے لگے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ انسانیت سے تمہارا اعتبار اتنا زیادہ اٹھ گیا ہے کہ کسی کی پرخلوص کوشش بھی غرض پر مبنی نظر آتی ہے۔ حالانکہ تم سے کسی قسم کی کوئی غرض ہوتی تو وہ میں ان پیسوں کے دینے کا وعدہ کیے بغیر بھی پوری کر لیتا۔ بہرحال تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ لو۔ میں نے جیب میں موجود دلیر سنگھ کے دیے ہوئے پیسے نکال کر اس میں سے 10,000 کی رقم گن کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ حیران کھڑی تھی اور بے یقینی اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ اصلی نوٹ ہیں، میں مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے، یہ لے لو۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ میرے ہاتھ سے پیسے پکڑ کر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ خوشی اور تشکر سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اسی منہ سے کر لو، میں شرارتاً بولا۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ شکریہ ادا؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ کس منہ سے شکریہ ادا کروں، تو تمہارا یہ منہ بھی کافی اچھا ہے، اسی سے کر لو۔ اور وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے کافی اچھی لگی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں شکریہ، اب آپ جائیں، میں بھی آرام کروں گا۔ یہ کہہ کر میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ ہاں، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے رضائی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں بعد ہی صاف ستھری رضائی لیے واپس آئی اور میرے منع کرنے کے باوجود بڑے پیار سے رضائی مجھے اڑا کر دوبارہ واپس لوٹ گئی۔ دن کو سونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بھارت سے نکلنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگا۔ سرحد عبور کرنے کے لیے مجھے یا تو واپس مقبوضہ کشمیر والا راستہ اختیار کرنا پڑتا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی جتنی بھی زیادہ سخت رکھی جائے پھر بھی ایسے کئی محفوظ راستے مل جاتے ہیں جہاں سے بندہ آسانی سے سرحد عبور کر سکے، اور اس کے لیے مجھے امبالہ سے جلندھر اور پھر وہاں سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سے باہر نکلنا پڑتا، لیکن یہ ایک طویل اور دشوار سفر ہوتا۔ اس کے برخلاف دوسرا راستہ سمندر کا تھا اور اس کے لیے مجھے امبالہ سے بمبئی تک کا طویل سفر کرنا پڑتا۔ بمبئی ویسے بھی مجرموں کی جنت ہے اور وہاں پر لازماً مجھے کئی ایسے جرائم پیشہ افراد مل جاتے جو رقم لے کر مجھے پاکستان جانے میں مدد دے سکتے تھے۔ اس رستے کو اختیار کرنے کے لیے مجھے بھاری رقم کی ضرورت پڑ سکتی تھی اور رقم کا یہ مسئلہ بمبئی کے جوا خانے آسانی سے حل کر سکتے تھے۔ تاش کھیلنے میں مہارت رکھنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں مطلوبہ رقم آسانی سے پیدا کر لیتا، لیکن یہ ایک لمبی بات تھی۔ مجھ سے کوئی بڑا پتہ باز بھی میرے اس منصوبے کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ میں رقم کے حصول کے متبادل طریقوں پر غور کرنے لگا، جس میں چوری ڈکیتی سے لے کر اغوا برائے توان کی سکیمیں تک شامل تھیں، اور پھر انہی خیالوں میں نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب مجھے اپنے بستر میں کسی دوسرے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن کسی جوان عورت کے جسم کا لمس اپنی پہچان کرانے کے لیے روشنی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کون؟ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کون ہو سکتی تھی، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں شرلا، وہ مجھ سے لپٹتے ہوئے بولی۔ میں نے سوچا شاید اب آپ میری ضرورت محسوس کر رہے ہوں۔ اس کے گداز بدن کی گرمی نے ایک آگ سی میرے اندر بھڑکا دی اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر چند لمحے اور وہ مجھ سے لپٹی رہی تو اپنی خواہشات پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور سخت لہجے میں بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب کون سی مجبوری ہے کہ غیر مرد کے بستر میں گھسی ہوئی ہو؟ شمع چاہتی ہوں مہاراج، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مجھ سے بھول ہو گئی اور میں نے اسے جواب دینے کے بجائے بازو سے پکڑ کر چارپائی سے نیچے دھکیل دیا، اور اتنا غصہ کرنے کا مقصد صرف اسے کمرے سے باہر نکالنا تھا۔
क्योंकि मेरे अंदर नफसानी ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी और मुझे पता था कि इसके बाद शर्ला की हल्की सी पेशकदमी भी मुझे साबित कदम ना रहने देती। मम, निकल जाओ यहाँ से, मैं धाड़ा और वो तेजी से चलती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपने रवैये पर नदामत सी महसूस हुई। चंद टके देकर एक औरत को मैंने उसके घर में बेइज्जत कर दिया था। यह गुस्सा मुझे अपनी ज़ात पर आना चाहिए था, जो गलती से शर्ला की तरफ मुंतकिल हो गया। लेकिन क्या करता कि अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे इस बर्ताव से पेश आना मेरी मजबूरी थी। इसके बाद मुझे सुबह तक नींद ना आ सकी। सुबह की अजानें मेरे कानों में पड़ी तो मेरे कदम बेसाख्ता बाथरूम की तरफ बढ़ गए। ठंडे पानी से वजू करते हुए मुझे अजीब सी फरहत का एहसास हुआ। कमरे में आकर मैंने बिस्तर की चादर से फर्श को झाड़ा और फिर नंगे फर्श पर ही नमाज की नीयत बांधकर खड़ा हो गया। इंडिया में दाखिले के बाद ये मेरी पहली नमाज थी। नमाज के बाद मैंने गिड़गिड़ाकर अपने घर वालों की खैरियत की दुआ की। दिल को नमाज पढ़ने के बाद बहुत सुकून का एहसास हो रहा था। फर्श से उठकर मैं चारपाई पर बैठ गया। पता नहीं शर्ला का खामद वापस आया था कि नहीं। बहरहाल जैसे भी था, मेरा वहां से कूच करने का टाइम हो गया था और मैं ज्यादा देर वहां ठहर कर शर्ला के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता था। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि शर्ला दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के बर्तन, पराठे, ऑमलेट और उबले हुए अंडे नजर आ रहे थे। बाबू, नाश्ता कर लो, वो आहिस्ता से बोली। रात वाले वाक़े की वजह से वो बुझी बुझी और नादम दिखाई दे रही थी। इतने सवेरे नाश्ता? क्या रोजाना इसी टाइम नाश्ता तैयार करती हो? ये नाश्तों वाला घर नहीं है बाबू, वो दुखी लहजे में बोली। ये तो सिर्फ आपके लिए बनाया है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जाग गया हूँ? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने आपको बाथरूम में जाते देख लिया था। चलो ये अच्छा हो गया, मैं वैसे भी जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। नाश्ता करते ही निकल पड़ूंगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ चंद दिन और भी ठहर सकते हैं। वो चाय कप में डालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। क्यों, अपने शोहर से पटवाने का इरादा है क्या? मैं मजाहिया लहजे में बोला। नहीं नहीं, वो मेरे मजाक को ना समझते हुए जल्दी से बोली। असल में हम चंद दिनों के लिए दिल्ली जा रहे थे तो पीछे घर खाली रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप रहना चाहें तो रह सकते हैं। दिल्ली? मैंने हैरानी से पूछा। वहाँ किस लिए? अब आपकी मेहरबानी से इतने पैसे हो गए हैं कि हम अपने बच्चे का इलाज दिल्ली में करवा सकें। यहाँ से बस के जरिए जाओगे? मैंने मालूमात लेने की गर्ज से पूछा। नहीं, अपनी टैक्सी में जाएंगे। वहाँ पर मेरी बहन का घर है। मेरा पति भी वहीं अपनी टैक्सी चलाकर टूटी फूटी मजदूरी करता रहेगा जब तक कि मुन्ना ठीक नहीं हो जाता। अगर मैं भी आप लोगों के साथ दिल्ली जाना चाहूँ तो आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, वह जज्बाती लहजे में बोली। लेकिन एक बात बता दूं, मैंने संजीदगी से कहा, मैं मुजरिम हूं और पुलिस सरगर्मी से मेरी तलाश में है। फिर भी अगर आप जाना चाहें तो हम आपको साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता पुलिस से बचना आपका अपना मसला है। तुम्हारा पति राजी हो जाएगा? इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से होते देखकर मैं अपने जोश को दबाते हुए बोला। अगर वो कुछ ना कहे तो मैं टैक्सी की डिग्गी में सफर कर लूंगा। डिग्गी में? वो हैरानी से बोली। मगर इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? आप पिछली सीट पर बैठकर सफर कर लेना। बताया तो है कि पुलिस शिद्दत से मेरी तलाश में है। ओह, मुझे ख्याल नहीं रहा था। बहरहाल जो आप बेहतर समझें। ठीक है, तुम अपने पति को तैयार कर लेना, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। उसको तैयार ही समझें। ओके, कहकर मैं सर हिलाता हुआ फ्लैट से निकलता चला गया। मुझे मालूम था कि इस तरह घूमना मेरे लिए नुकसानदेह था, लेकिन मेरी गर्ज सिर्फ ताज़ा अखबार का हसूल थी ताकि मैं ताज़ा हालात से बाखबर रह सकता। इस काम के लिए शर्ला को भेजना मुझे खिलाफे मसलहत लगा। शर्ला के फ्लैट की तरफ आते वक्त रास्ते में मुझे एक बुक स्टॉल नजर आया था। मेरा अंदाजा था कि सुबह सवेरे इस पर अखबार मिल जाएगा। मफलर ने मेरी आंखों के अलावा तमाम चेहरे को ढांपा हुआ था और मुझे आसानी से पहचानना मुश्किल था। ले दे के मेरी कामत थी जिससे मुझे पहचाना जा सकता था। मेरा कद 6 फीट 2 इंच के करीब था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा कद भी नहीं था कि मेरी शिनाख्त का खसूसी सबब बन जाता। सूरज निकल आया था और गलियों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग कारोबारी किस्म के थे। मतलूबा बुक स्टॉल अभी तक नहीं खुला था। मैं इससे आगे गुजरता चला गया। खुशकिस्मती से मुझे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा।
नज़दीक ही मुझे दूसरा बुक स्टॉल खुला हुआ मिल गया। बुक स्टॉल से अंग्रेज़ी के 2 अखबार लेकर मैंने वापसी का इरादा किया। शर्ला के फ्लैट तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश न आया। दस्तक देने पर दरवाज़ा शर्ला ने ही खोला। आए जी, शर्ला ने एक तरफ होकर मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर दाखिल होते ही मुझे ड्राइंग रूम की चारपाई पर एक कमज़ोर सा शख्स बैठा दिखाई दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसको शर्ला का शौहर होना चाहिए था। मेरे अंदाजे की तस्दीक शर्ला के तारुफ कराने से हुई। शर्ला अभी तक मेरे नाम से नावाकिफ थी, लेकिन अपने शौहर को उसने मेरा नाम मोहन बताया और मैंने भी इस खुद साख्ता नाम की तरदीद करना मुनासिब न समझा। शर्ला का शौहर, जिसका नाम शंकर था, नहायत सरसरी अंदाज में मुझे मिला। पता नहीं शर्ला ने उसको मेरे बारे में क्या बताया था। हमारा तारुफ करा के शर्ला किचन में घुस गई। उसका इरादा रास्ते के लिए कोई खाने वगैरह का बंदोबस्त करना था। मैं भी शंकर को अकेला छोड़कर अंदरूनी कमरे में घुस आया ताकि आराम से अखबारों की वर्क गर्दानी कर सकूं। हस्बे तवक्का फ्रंट पेज पर ही मुझे अपने एक दरमियाने साइज की तस्वीर नजर आ गई, जिसके नीचे मेरा नाम, हुलिया वगैरह तफसील से लिखा हुआ था। इतला देने वाले के लिए इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी। इसके साथ एक मुंसलिक खबर पोबरे और उसके साथियों के मुतल्लिक थी और उनकी मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहराया गया था। ये दोनों खबरें दोनों अखबारों में थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ शाया हुई थीं। दोनों अखबारों के अपनी तस्वीर वाले सफ़ात मैंने फाड़कर उनके टुकड़े चारपाई की अदवाइन में छुपा दिए। 2 घंटे के बाद उन्होंने जाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। शंकर की टैक्सी बिल्डिंग के अहाते में पार्क थी। शर्ला ने मेरी आराम की खातिर डिग्गी के अंदर एक कंबल बिछा दिया था। दाएं बाएं एहतियात से नज़र दौड़ाने के बाद मैं तेज़ी के साथ इस खटारा टैक्सी की डिग्गी में मुंतकिल हो गया। शर्ला ने रकम की पोटली और कपड़ों वाला सूट केस भी डिग्गी में रख छोड़ा था। डिग्गी के अंदर सफ़र करने का यह मेरा पहला मौका था। जारी है।